Welcome learners to Unacademy Computer Science YouTube channel. So today is the day 27 of Super 30 Days Free course on Triple IT Hyderabad PGEE exam, जिसमें कि हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपका प्रपोजिशनल लॉजिक एंड प्रेडिकेट लॉजिक, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर कोर्स के सारे डेज का PDF नोट्स चाहिए तो आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रपोजिशनल लॉजिक एंड प्रेडिकेट लॉजिक के PYQs को डिस्कस करना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेल फॉर्म्ड फॉर्मूले इज अ टॉटोलॉजी। इनमें से कौन सा वेल फॉर्म्ड फॉर्मूला टॉटोलॉजी को बताता है। तो ऑप्शन ए की तरफ अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर यूनिवर्सल पहले लिखा है और यहाँ पे एग्जिस्टेंशियल, और यहाँ पे एग्जिस्टेंशियल बाद में और यूनिवर्सल बाद में। तो यहाँ पे क्या नेस्टेड क्वांटिफायर है जिसका ऑर्डर चेंज है, यूनिवर्सल यहाँ पे पहले, यहाँ पे एग्जिस्टेंशियल है पहले, तो ऑब्वियसली ये दोनों इक्वल नहीं है। वैसे ही ऑप्शन बी को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आर इम्प्लीकेशन एस इक्वल टू एस तो बिल्कुल भी नहीं होता है, बट हमने ये पढ़ा है कि P इम्प्लीकेशन Q इज इक्वलेंट टू नेगेशन P डिसजंक्शन Q, राइट। तो ये यहाँ पे दे रखा है P इम्प्लीकेशन R नेगेशन P डिसजंक्शन R, और यहाँ पे जो ऑर्डर है क्वांटिफायर का वो भी सेम है, दैट मीन्स कि ये दोनों इक्वल है और ये वेल फॉर्म्ड फॉर्मूला टॉटोलॉजी है। ये गलत है बिकॉज यहाँ पे एक्स वाई और यहाँ पे वाई एक्स है, तो इसका राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द लॉजिकल ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नन ऑफ माई फ्रेंड्स आर परफेक्ट। तो ऑल माई फ्रेंड्स आर परफेक्ट, आप ये कह सकते हो नन ऑफ माई फ्रेंड्स आर परफेक्ट, सो ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स आर नॉट परफेक्ट, सो ऑब्वियसली द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, है ना। तो अगर आप ऑल फ्रेंड्स आर नॉट परफेक्ट तो यहाँ पर इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एफ ऑफ एक्स इम्प्लीकेशन पी ऑफ एक्स आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। सो यू कैन राइट दिस थिंग कि ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स आर नॉट परफेक्ट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर अगर आप इम्प्लीकेशन को सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट कि पहले वाले का हम नेगेशन करते हैं डिसजंक्शन, दूसरा वाला एज इट इज़ होता है, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो। और अगर आप नेगेशन को बाहर लेकर के आते हो तो इसका नेगेशन एग्जिस्टेंशियल हो जाएगा और नेगेशन बाहर रहेगा, और एफ ऑफ एक्स और इसका नेगेशन क्या होता है कंजंक्शन और पी ऑफ एक्स। तो यहाँ से नेगेशन हटाना है, फिर इसका नेगेशन हो जाता है कंजंक्शन, इसका नेगेशन हट जाएगा, और ऑब्वियसली नेगेशन इसका करेंगे तो एग्जिस्टेंशियल इन दिस। तो ऑब्वियसली ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, कि इसका लॉजिकल ट्रांसलेशन ऑप्शन डी होगा। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, अगर इफ एक्स देन वाई अनलेस जेड, ओके, इफ एक्स देन वाई को हम क्या कहते हैं, एक्स इम्प्लीकेशन वाई, राइट। तो एक्स के पहले भी इफ है, जेड के पहले भी इफ ही है, बिकॉज अनलेस भी कंडीशन को बताता है, तो जो भी यहाँ पे कंडीशन को बताते हैं वो इम्प्लीकेशन से पहले आते हैं। तो एक्स एंड अनलेस एक नेगेटिव वर्ड है तो नेगेशन जेड होगा, फिर इम्प्लीकेशन वाई। तो देन जो होता है वो एरो के बाद आता है, तो इसलिए इम्प्लीकेशन या एरो के बाद वाई आएगा, सिंपल है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ें इफ़ के बाद आती है, अनलेस के बाद आती है, वो एरो के पहले आती है, और जो भी चीज़ें देन के बाद आती है वो एरो के बाद आती है। अनलेस एक नेगेटिव वर्ड है तो इसलिए उस पर नेगेशन लगेगा जेड पे। क्वेश्चन नंबर 4, प्रपोजिशनल लॉजिक में अगर P और P इम्प्लीकेशन Q गिवन है तो आप क्या इन्फर कर सकते हो। तो हम कह सकते हैं P कंजंक्शन P इम्प्लीकेशन Q, ये दोनों गिवन है, दोनों का कंजंक्शन करो, P कंजंक्शन नेगेशन P डिसजंक्शन Q, फिर P कंजंक्शन नेगेशन P डिसजंक्शन Q। तो ये कितना हो गया, ये आपका हो जाएगा फॉल्स, एंड मतलब कि P कंजंक्शन एंड नेगेशन P आपका ये निकल करके आएगा, दैट मीन्स की फॉल्स, और नया, तो ऑब्वियसली इट इज इक्वल टू Q, ठीक है। तो इसका राइट आंसर Q होगा। दिस इज नथिंग बट द रूल ऑफ इन्फरेंस, ओके, इसको रूल ऑफ इन्फरेंस हम कहते हैं कि अगर P और P इम्प्लीकेशन Q गिवन है तो वो Q देगा, और मैंने आपको सॉल्व करके भी बताया। व्हाट इज द कन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग असर्शन, कन्वर्स आपको निकालना। देखो P इम्प्लीकेशन Q का जो कॉन्वर्स होता है वो Q इम्प्लीकेशन P होता है, इनवर्स क्या होता है, तो नेगेशन P और इम्प्लीकेशन नेगेशन Q, और कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है, तो आपसे कुछ भी पूछ लिया जा सकता है, नेगेशन Q इम्प्लीकेशन नेगेशन P। तो बस कॉन्वर्स के हिसाब से आपको आंसर करना है। आई स्टे ओनली इफ़ यू गो, तो ऑब्वियसली ओनली इफ़ है, ये आपका क्या है P है, एंड दिस इज योर Q, तो दिस इज P इम्प्लीकेशन Q, और अगर इसका Q इम्प्लीकेशन P करोगे तो क्या निकल करके आएगा, यू गो ओनली इफ आई स्टे,
ये कर सकते हैं, बट वो ऑप्शन में दे नहीं रखा। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो क्यू इफ पी होता है ना, उसका मतलब होता है क्यू इम्प्लीकेशन पी। तो अगर आप इसको क्यू इम्प्लीकेशन पी के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आपको क्यू वाले को पहले लिखना है, ठीक है, क्यू इफ पी ऐसा करके आप लिखना है। तो इसमें इसीलिए हमने क्या किया कि आई स्टे ओनली इफ यू गो का मतलब ये होता है कि इफ आई स्टे देन यू गो, इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। तो ये आपका ए है और ये आपका बी है, जिसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव करेंगे तो बी इम्प्लीकेशन ए आएगा, जहाँ पे ए आपका आई स्टे है और बी आपका यू गो है। तो अगर मैं बी इम्प्लीकेशन ए करूँगी तो आप ये कह सकते हो कि क्यू इफ पी, है ना, तो आई स्टे इफ यू गो, सिंपल, ठीक है। सो दिस इज व्हाट क्यू, दिस इज व्हाट पी, और ये आपका पी और ये क्यू है। उस हिसाब से आपका आंसर आ जाए। एंड इतनी भी बात छोड़ दो, ऑब्वियसली इसमें कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, तो नॉट वाला स्टेटमेंट तो आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हो, एलिमिनेशन से जो, एंड इफ आई स्टे देन यू गो, ये तो ए इम्प्लीकेशन बी को ही बता रहा है, ये तो सिंपल ए इम्प्लीकेशन बी है और ये भी ए इम्प्लीकेशन बी है, तो इसमें कोई फर्क तो नहीं, आराम से आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी ऑप्शन ए तक पहुंच सकते हैं। व्हाट इज द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनवर्स क्या होगा, दो बार नेगेशन हम लगाएंगे क्योंकि ए इम्प्लीकेशन बी का मतलब होता है इसको नेगेट कर दो दोनों तरफ तो उसका इन्वर्स निकल जाएगा। तो यहाँ पे दो बार नॉट कहाँ यूज हुआ है, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, सिर्फ यहाँ पे भी एक ही बार यूज हुआ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे गुड मोबाइल फोन्स आर नॉट चीप दे रखा है, चीप मोबाइल फोन्स आर नॉट गुड। एल दे रखा है, पी क्यू को इम्प्लाई करेगा, एम दे रखा है, क्यू पी को इम्प्लाई करेगा, एन दे रखा है कि पी क्यू के इक्वल है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है एल एम एन के बारे में। तो यहाँ पे हमने गुड मोबाइल फोन्स को दे रखा है ए और चीप मोबाइल फोन्स को बी। तो ऑब्वियसली पी इम्प्लाई क्यू क्या होगा, अगर गुड मोबाइल फोन्स ए है और चीप मोबाइल फोन्स बी है तो नॉट चीप है तो इम्प्लीकेशन बी होगा। एंड वैसे ही चीप मोबाइल फोन्स यहाँ पर बी दे रखा है और इम्प्लीकेशन नॉट गुड है तो नेगेशन ए। तो ये हमने पी और क्यू के बारे में लिख दिया। अब ऑब्वियसली आपको ये चेक करना है कि पी क्यू को इम्प्लाई कर रहा है कि नहीं, क्यू पी को इम्प्लाई कर रहा है कि नहीं। तो 1 सेकेंड मैंने यहाँ पे ट्रुथ टेबल बनाई हुई है जिससे कि आपको ये पिक्चर क्लियरली दिखेगा। तो हमने क्या किया, ए और बी बनाया, नेगेशन ए का लिया, बी का लिया, और पी और क्यू को हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली इसमें करना क्या है कि आपको ए और बी दो वेरिएबल दे रखे हैं तो इसके 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस निकल करके आएंगे, फिर उसका आप नेगेशन लोगे कि ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, फिर आप ए इम्प्लीकेशन नेगेशन बी करोगे पी निकालने के लिए। तो आपको इम्प्लीकेशन का ट्रुथ टेबल पता होगा कि ट्रू इम्प्लीकेशन फॉल्स हमेशा फॉल्स होता है, ट्रू इम्प्लीकेशन ट्रू ट्रू होता है, फॉल्स इम्प्लीकेशन फॉल्स ट्रू होता है, फॉल्स इम्प्लीकेशन ट्रू भी ट्रू होता है। सिर्फ ट्रू इम्प्लीकेशन फॉल्स ही फॉल्स होता है, बाकी सब ट्रू होता है इम्प्लीकेशन में। तो ऐसे पी की वैल्यू निकल गई, वैसे क्यू निकालना हो तो बी इम्प्लीकेशन नेगेशन ए, तो आप फिर इन दोनों को दो देखोगे तो ट्रू इम्प्लीकेशन फॉल्स फॉल्स होगा, बाकी सब यहाँ पे ट्रू होगा। आप देख सकते हो पी और क्यू बिल्कुल इक्वल आ रही है, इसका मतलब ये हो कि अगर पी और क्यू बिल्कुल इक्वल है, अगर इक्वल है तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब होता है कि पी भी क्यू को इम्प्लाई कर रहा है, क्यू भी पी को इम्प्लाई कर रहा है, तभी ये दोनों ट्रू है। एंड दैट इज वाई ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे आपको दो एनफ्रेंस दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट एनफ्रेंस है। तो इफ इट इज संडे तो उसको हमने एस मान लिया, देन स्कूल विल नॉट ओपन, तो यहाँ पे उसको हमने नेगेशन ओ लिख दिया। द स्कूल वॉज ओपन मतलब ओ, एंड इट वॉज नॉट संडे। तो आपको बताना है कि इससे ये एनफ्रेंस निकलेगा क्या, ये वैलिड है, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं ओ, और एनफ्रेंस को रिजल्ट में हम लिखते हैं नॉट संडे। तो अगर आपको ये चेक करना है कि वैलिड है कि नहीं तो जितने भी इनपुट स्टेटमेंट्स है उसको आप ट्रू अज्यूम कर लीजिए। तो ये हमने ट्रू अज्यूम कर लिया, और अगर ओ ट्रू है तो उसका नेगेशन ओ फॉल्स होगा, अगर ये फॉल्स है तो एस ट्रू हो ही नहीं सकता क्योंकि ट्रू इम्प्लीकेशन फॉल्स फॉल्स देगा। तो एस की वैल्यू आप ट्रू भी ले सकते, एस की वैल्यू को फॉल्स ही लेना पड़ेगा बिकॉज फॉल्स इम्प्लीकेशन फॉल्स ही ट्रू देगा। तो अगर एस यहाँ पे फॉल्स है तो उसका नेगेशन क्या होगा, ट्रू। तो येस, जब सारे इनपुट स्टेटमेंट्स ट्रू है और आउटपुट भी ट्रू आ रहा है इसका मतलब ये वैलिड रूल ऑफ इन्फरेंस है। अब यहाँ पे इन्फ्रेंस टू को आप देखिए, इफ इट इज संडे देन स्कूल विल नॉट ओपन, इट वॉज नॉट संडे एंड द स्कूल वॉज ओपन।
लेट्स सी क्या ये वैलिड है कि नहीं। तो इसको हमने ऐसे लिखा। अब इसमें इसको ट्रू बनाना है तो ऑब्वियसली एस को फॉल्स बनना पड़ेगा, तभी तो उसका नेगेशन ट्रू निकलेगा। तो एस यहाँ पे फॉल्स है। अब नेगेशन ए कुछ भी, नेगेशन ओ कुछ भी हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी। इसका मतलब ट्रू भी हो सकता है आपका ओ और फॉल्स भी हो सकता है। अगर हम यहाँ पे ओ को ट्रू लेते हैं तो उसका नेगेशन फॉल्स हो जाएगा और फॉल्स इम्प्लीकेशन फॉल्स भी ट्रू देगा। तो यहाँ पर ऑब्वियसली अगर ओ आपका ट्रू है तो यहाँ पे भी ट्रू आएगा। बट अगर हम इसका दूसरा केस ले जहाँ पे ओ फॉल्स भी हो सकता है, तो हमने क्या लिया, इसको देखो ट्रू लिया मतलब कि एस फॉल्स है, फॉल्स। नाउ दिस टाइम हमने ओ की वैल्यू को फॉल्स लिया, तो नेगेशन ओ आपका ट्रू हो जाएगा और यहाँ पे ओ फॉल्स हो जाएगा। अब देखो ये इम्प्लीकेशन तो ट्रू है, ये भी आपका ट्रू है, इनपुट सारे ट्रू है, पर जब इनपुट सारे ट्रू है और आउटपुट फॉल्स आ रहा है, इसका मतलब वैलिड रूल ऑफ इन्फ्रेंस नहीं है। दैट इज वाई I1 करेक्ट है पर I2 करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है कि यहाँ पे कौन सा फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट कैलकुलस स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्रेस कर रहा है इस इंग्लिश सेंटेंस को। तो यहाँ पे दे रखा है टाइगर्स एंड लायंस अटैक इफ दे आर हंग्री और थ्रेटेंड। ठीक है, तो टाइगर और लायंस जो है वो मिलके अटैक ज़रूरी तो नहीं है कि करें। उनको टाइगर को 5:30 बजे भूख लगी, लायन को सुबह सुबह ही भूख लग गई। टाइगर को शाम में भूख लगी, लायन को सुबह भूख लग गई। तो इसलिए टाइगर और लायन के बीच में कंजंक्शन लगाना तो बिल्कुल गलत होगा। और ये स्टेटमेंट यूनिवर्सली करेक्ट है, बिकॉज अगर इनको भूख लगती तो वो अटैक करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर यूनिवर्सल क्वांटिफायर तो लगेगा, बिकॉज ये स्टेटमेंट यूनिवर्सली करेक्ट है, पर टाइगर और लायन के बीच में हम डिसजंक्शन का यूज़ करेंगे। अब ऑब्वियसली अगर वो अटैक कब करते हैं, जब वो हंग्री और थ्रेटेंड होते हैं, तो अटैक को हम पहले नहीं लिखेंगे, अटैक वो लास्ट में करता है जब उसको भूख या भूख लगती है तो इसलिए हंग्री और थ्रेटेंड पहले आएगा और अटैक बाद में आएगा, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट नहीं है। ऑब्वियसली यहाँ पे इफ का लगा हुआ है रूल कि टाइगर और लायन अटैक कब करेंगे, जब उनको हंग्री या थ्रेटेंड हो। तो ऑब्वियसली हम हंग्री और थ्रेटेंड के बाद भी इम्प्लीकेशन का यूज करेंगे, कंजंक्शन का नहीं। एंड दैट इज वाई ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली इम्प्लीकेशन लगा हुआ है और यहाँ पे भी इम्प्लीकेशन, बिकॉज रूल्स है कि टाइगर और लायन कब अटैक करते हैं, जब उनको भूख लगी होती है, थ्रेटेंड होते हैं, इसलिए। नाउ सम बॉयज इन द क्लास आर टॉलर देन ऑल द गर्ल्स। इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? सम है तो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का यूज होता है, ऑल है तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर का यूज होता है। एग्जिस्टेंशियल के अंदर हम कभी भी इम्प्लीकेशन का यूज नहीं करते हैं। अगर सेंटेंस आपका प्रेजेंट टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के अंदर हम कंजंक्शन का यूज करते हैं। तो सम बॉयज इन द क्लास आर टॉलर देन ऑल द गर्ल्स, तो गर्ल्स के आगे यूनिवर्सल क्वांटिफायर लगेगा और यूनिवर्सल के अंदर हम हमेशा इम्प्लीकेशन लगाते हैं। तो दैट इज वाई ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो आपको सिंपल ये ट्रिक याद रखनी है कि अगर सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो फिर यूनिवर्सल क्वांटिफायर के अंदर हम इम्प्लीकेशन लगाएंगे और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के अंदर हम कंजंक्शन लगाएंगे, जो सिर्फ ऑप्शन डी में है। What is the first order predicate calculus statement equivalent to the following? Every teacher is liked by some student. तो every teacher है तो ऑब्वियसली आप यूनिवर्सल क्वांटिफायर लगाओगे, ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया। इज लाइक्ड बाय सम स्टूडेंट, तो ऑब्वियसली यहाँ पर लाइक्ड बाय सम है तो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर लगेगा। यूनिवर्सल के अंदर हम इम्प्लीकेशन लगाते हैं और एग्जिस्टेंशियल के अंदर हम कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एग्जिस्टेंशियल के अंदर कंजंक्शन का यूज़ है और यहाँ पे इम्प्लीकेशन का, तो ये रॉन्ग हो गया। और यहाँ पे एग्जिस्टेंशियल के अंदर इम्प्लीकेशन का रूल किया है तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, क्योंकि एग्जिस्टेंशियल के अंदर कंजंक्शन का यूज़ होता है, यूनिवर्सल के बाद इम्प्लीकेशन का, अगर सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको FSA और PDA 2 प्रेडिकेट दे रखे हैं, जिसमें कि इसका मतलब होता है कि X फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा है और इसका मतलब कि Y पुश्ड ऑन ऑटोमेटा है। लेट इक्विवेलेंट बी अनदर प्रेडिकेट, एक है इक्विवेलेंट AB प्रेडिकेट। प्रेडिकेट मतलब कंडीशन जो बता रहा है कि A और B इक्विवेलेंट है। तो इसमें से कौन सा फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक जो है वो इस सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ईच फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटन हैज एन इक्विवेलेंट पुश्ड ऑन ऑटोमेटन, राइट। तो ईच मतलब ऑल ही हो गया, ईच एवरी ऑल
तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर आपका लगेगा। ऑब्वियसली यहाँ पे हम कोई नेगेशन का यूज़ तो कर नहीं रहे हैं, तो ऑप्शन बी को तो आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हो, बट हाँ ठीक है, स्टिल यहाँ पर हम कर सकते हैं कि उसका ओके। सो यूनिवर्सल क्वांटिफायर हमने लगाया, और इक्विवेलेंट है तो इक्विवेलेंट के अंदर हम एक्स वाई प्रेडिकेट का यूज़ करेंगे कि ईच फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा हैज़ एन इक्विवेलेंट पुश्ड ऑन ऑटोमेटा। सो ऑब्वियसली यहाँ पर हर एक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा का एक इक्वल पुश्ड ऑन ऑटोमेटा होगा, तो उसके लिए हम एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे यूनिवर्सल का यूज़ हुआ है, तो ऑब्वियसली आप खुद ही देख सकते हो कि यूनिवर्सल के अंदर हम कभी भी कंजंक्शन का यूज़ नहीं करते हैं, तो ये यहाँ से एलिमिनेट हो गया। यूनिवर्सल के अंदर हमेशा हम इम्प्लीकेशन का यूज़ करते हैं, तो यूनिवर्सल ईच फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा हैज़ एन इक्विवेलेंट, तो यहाँ पर एग्जिस्टेंशियल पुश्ड ऑन ऑटोमेटा, तो एग्जिस्टेंशियल के अंदर कंजंक्शन, जाहिर सी बात है कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सम रियल नंबर्स आर रैशनल, इसका करेक्ट ट्रांसलेशन आपको बताना है। सम है तो एग्जिस्टेंशियल, ऑप्शन बी करेक्ट नहीं है। और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के अंदर हम कंजंक्शन का यूज करते हैं अगर सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ईच फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटन हैज एन इक्विवेलेंट पुश्ड ऑन ऑटोमेटन, आई थिंक ये रिपीट हो गया, जिसका आंसर अभी मैंने रिवील किया था ऑप्शन ए। तो ये गेट 2008 में पूछा गया था, यस ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। ओके कोई नहीं। सपोज ये प्रेडिकेट आपको दे रखा है जो रिप्रेजेंट कर रहा है द स्टेटमेंट दैट पर्सन एक्स कैन फूल पर्सन वाई एट टाइम टी, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो इस फॉर्मूले की मीनिंग को बताता है? ओके, सो बेसिकली यहाँ पर ये जो नेगेशन है ना अंदर, उसको बाहर लाना पड़ेगा, और जब इस नेगेशन को आप बाहर लाओगे तो ये एग्जिस्टेंशियल एक्स बन जाएगा, ये यूनिवर्सल वाई बन जाएगा, और ये यूनिवर्सल टी बन जाएगा, और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स वाई टी आपका होगा, और बाहर होगा नेगेशन। ठीक है, इट इज इक्वलेंट टू दिस स्टेटमेंट, इसका मतलब कि सम पर्सन कैन फूल ऑल द पर्सन ऑल द टाइम, वी कैन से दैट कि कुछ पर्सन सारे लोगों को सारे टाइम पे बेवकूफ़ बना सकते हैं। अब इसका उल्टा क्या होगा कि कोई भी सबको ऑल द टाइम बेवकूफ़ नहीं बना सकता, तो ऑब्वियसली इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगर मैंने बोला कि सम पर्सन कैन फूल ऑल द पर्सन ऑल द टाइम, तो उसका उल्टा क्या होगा कि कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो ऑल द टाइम सारे लोगों को बेवकूफ़ बना सके, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इनमें से कौन सा अप्रोप्रिएट लॉजिकल फॉर्मूला है जो रिप्रेजेंट करेगा इस स्टेटमेंट को? गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स आर प्रीशियस। सो गोल्ड एंड सिल्वर, क्या गोल्ड और सिल्वर को मिला करके वो प्रीशियस बनते हैं? क्या अलग से गोल्ड और अलग से सिल्वर प्रीशियस नहीं होता? होता है, तो इसलिए इन दोनों के बीच में कंजंक्शन नहीं बल्कि डिसजंक्शन का यूज होगा, तो ऑप्शन बी और सी ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, और ए भी एलिमिनेट हो गया क्योंकि सब में कंजंक्शन आपने लगाया हुआ है, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, क्योंकि ये स्टेटमेंट यूनिवर्सली करेक्ट है, तो आप यूनिवर्सल क्वांटिफायर का यूज करोगे। और आर प्रीशियस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो यूनिवर्सल के अंदर हम इम्प्लीकेशन का यूज करते हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नाउ नेक्स्ट है कि ग्राफ ऑफ एक्स बी अ प्रेडिकेट विच डिनोट्स दैट एक्स इज अ ग्राफ। कनेक्टेड एक्स एक प्रेडिकेट है जो डिनोट कर रहा है कि एक्स इज कनेक्टेड। Now, which of the following first order logic sentence does not represent the statement not every graph is connected? तो इनमें से कौन सा फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक इस सेंटेंस को रिप्रेजेंट नहीं करता? डज नॉट। तो पहली बात अगर आप ये देखें तो ये जो स्टेटमेंट है ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, ये बिल्कुल इक्वलेंट है, बिकॉज ग्राफ इम्प्लीकेशन कनेक्टेड को आप सॉल्व करोगे तो पहले वाले का नेगेशन डिसजंक्शन, दूसरा वाला एज इट इज आप लिखोगे, तो ए और बी इक्वलेंट है, तो ऑब्वियसली ए और सी इक्वलेंट है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर है, अगर आप इसका नेगेशन यहाँ पर लेकर के आते हो तो डबल नेगेशन से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, उसको हम नहीं कर सकते, तो ए और सी तो बिल्कुल इक्वलेंट है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसको अगर आप नेगेट करते हो तो ये एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर हो जाएगा, फिर ये नेगेशन यहाँ पे आता है तो नेगेशन डबल हट जाएगा, फिर ये नेगेशन यहाँ पे आता है तो ये आपका कंजंक्शन बन जाएगा, और ये नेगेशन यहाँ पे आता है तो ये नेगेशन बन जाएगा कनेक्टेड के लिए। इसका मतलब ए बी सी इक्वलेंट है, और ये तीनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं नॉट एवरी ग्राफ इज कनेक्टेड।
नॉट एवरी ग्राफ इज कनेक्टेड, नॉट एवरी ग्राफ इज कनेक्टेड। तो ऑब्वियसली ऑप्शन डी जो है वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है नॉट एवरी ग्राफ इज कनेक्टेड। ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑल ग्राफ आर नॉट कनेक्टेड, जो डिफरेंट है नॉट एवरी ग्राफ इज कनेक्टेड से। दैट इज वाई ऑप्शन डी इज करेक्ट। Now let P of Mn be the statement M divides n, where the universe of discourse for both the variable is the set of positive integer. Determine the truth value for of the following proposition. तो M divide n, तो there are some number that divides all the number। क्या कुछ ऐसे नंबर है जो सारे n नंबर को डिवाइड करे? हाँ, तो 1 जो है वो सारे नंबर को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए आपका ट्रू है। वैसे ही यहाँ पे कुछ नंबर है जिसमें 1 है जो सारे n नंबर को डिवाइड करता है, बिल्कुल सही है। बट क्या सारे नंबर को डिवाइड कर सकते हैं? नहीं, 2 3 को डिवाइड नहीं कर सकता, तो ये फॉल्स है। तो ट्रू ट्रू फॉल्स, दैट मीन्स कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको दे रखा है लेट क्यू एक्स वाई, जिसका मतलब होता है कि x प्लस वाई 0 के इक्वल है, एंड लेट देयर बी टू क्वांटिफिकेशन गिवन एज, जिसका मतलब ये हुआ और ये हुआ, जहाँ पे एक्स वाई रियल नंबर है, तो इनमें से क्या स्टेटमेंट ट्रू होगा? क्या कुछ ऐसे वाई नंबर है जो सारे एक्स के लिए होते हैं सच दैट कि एक्स और वाई का सम 0 के इक्वल हो? यस, यहाँ पे अगर एक्स 2 है तो वाई की वैल्यू -2 हो जाएगी ताकि हमें 0 मिल जाए, 3 के लिए -3 है ताकि 0 मिल जाए। तो सारे एक्स के लिए कुछ ऐसे वाई नंबर हैं जिससे सम 0 हो जाता है, जो बिल्कुल ट्रू है। ओके, बट सेकंड वाला क्या यहाँ पर कुछ नंबर y के लिए सारे x नंबर ऐसा कर सकते हैं? नो। ऑप्शन सेकंड कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपका 2 है, 3 है, 4 है, सब में आप -2 करोगे तभी आपको 0 मिलेगा। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दैट इज वाई दिस इज फॉल्स एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, आई थिंक मैंने आपको उल्टा बता दिया कि फर्स्ट जो है वो फॉल्स होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ नंबर के लिए सारे x ऐसे नहीं हो सकते कि वो 0 दे। जैसे 2 में आप प्लस करोगे -2 तभी आपको 0 मिलेगा। आप 2 में -3 को प्लस नहीं कर सकते हो, 2 में -4 को प्लस करके 0 नहीं ला सकते हो। तो सारे कुछ नंबर के लिए सारे x नहीं हो सकते हैं। ओके, तो ऑप्शन ए, फर्स्ट वाला आपके लिए फॉल्स हो गया। सेकंड वाला करेक्ट है कि सारे x नंबर के लिए कुछ ऐसे y नंबर होते हैं, जैसे सारे x मतलब 2 आ गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, जिसके लिए कुछ ऐसे y नंबर एग्जिस्ट करते हैं सो दैट कि आपको सम इसका 0 के इक्वल मिले। यस, तो सेकंड वाला ट्रू होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट पी एम एन एक स्टेटमेंट है जिसका मतलब m डिवाइड्स n, वेयर द यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स फॉर बोथ द वेरिएबल इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। आपको इसका ट्रुथ वैल्यू डिटरमाइन करना है। तो m डिवाइड्स n, क्या सारे m नंबर सारे n नंबर को डिवाइड कर सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं। बट क्या कुछ m नंबर सारे n नंबर को डिवाइड कर सकते हैं? यस, जैसे कि 1। तो ऑब्वियसली यहाँ पर पहला फॉल्स और सेकंड ट्रू है। द करेक्ट फॉर्मूला फॉर द सेंटेंस नॉट ऑल रेनी डेज आर कोल्ड, तो नॉट ऑल रेनी डेज आर कोल्ड इसका क्या होगा? अगर आप इसको देखें तो P कंजंक्शन नेगेशन Q का मतलब क्या हुआ? तो ऑब्वियसली हमें पता है कि P इम्प्लीकेशन Q का मतलब नेगेशन P डिसजंक्शन Q होता है, और अगर आप इसको नेगेट करोगे तो ये P कंजंक्शन नेगेशन Q देगा। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज नथिंग बट द नेगेशन ऑफ P इम्प्लीकेशन Q। ओके, ये नेगेशन है P इम्प्लीकेशन Q का। तो आपको जो इनर वाले स्टेटमेंट्स है ना उनकी मीनिंग निकालनी, क्या ये दोनों इक्वल हैं? तो नेगेशन P इम्प्लीकेशन Q को हम और कैसे लिख सकते हैं? नेगेशन P डिसजंक्शन Q, मतलब कि P डिसजंक्शन Q। तो ऑब्वियसली ये अगर आप कंजंक्शन के फॉर्म में लिखते हो तो कंजंक्शन के फॉर्म में आप इसको कैसे लिख सकते हो? तो इट इज नेगेशन P कंजंक्शन नेगेशन Q। ऑब्वियसली C और D इज नॉट इक्वल, ठीक है, और ना ही A और C इक्वल है, ठीक है। और B और C जो वो इक्वल है, यू कैन सी दैट डायरेक्टली कि B और C का जो अंदर वाला पार्ट है वो इक्वल है, और ये यूनिवर्सल, तो इन दोनों में से ऑब्वियसली कोई एक ही राइट आंसर होगा।
है कि नहीं। और उसमें भी देखा जाए कि यहाँ पे बस यूनिवर्सल के अंदर इसको चेंज कर दिया और एग्जिस्टेंशियल के अंदर इसको चेंज कर दिया है, जो बिल्कुल अलग है। तो नॉट ऑल द रेनी डेज आर कोल्ड, मतलब सारे रेनी डेज कोल्ड नहीं होते हैं, मतलब कुछ रेनी डेज कोल्ड होते हैं और कुछ रेनी डेज कोल्ड नहीं होते हैं। तो ऑब्वियसली नॉट ऑल का मतलब एग्जिस्टेंशियल हुआ, मतलब कुछ रेनी डेज कोल्ड नहीं होते हैं, सिंपल। तो सारे रेनी डेज कोल्ड नहीं होते हैं, मतलब कुछ रेनी डेज कोल्ड नहीं होते हैं। ऑप्शन डी इसका, और ऑप्शन ए आंसर क्यों नहीं होगा कि सारे रेनी डेज कोल्ड। अब देखो, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी ना थोड़ी देर पहले कि अगर आप यूज़ कर रहे हो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का तो उसके अंदर हम कंजंक्शन का यूज़ करते हैं, तो इस तरीके से ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। और यूनिवर्सल के अंदर हम कंजंक्शन का यूज़ करते हैं तो उस तरीके से ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब बचा बी और डी। तो मैंने अभी आपको बताया कि नॉट ऑल है जिसका मतलब सम होता है, कि सम रेनी डेज आर नॉट कोल्ड, तो दैट इज वाई इसको आप ऑप्शन डी से कंपेयर करोगे। नॉट ऑल दैट ग्लिटर्स इज गोल्ड, ये इनमें से कौन सा फॉर्मूला इसको बता रहा है। सारी जो चीज़ें चमकती है ज़रूरी नहीं कि वो सोना हो। अगेन नॉट ऑल रेनी डेज आर कोल्ड एंड नॉट ऑल दैट ग्लिटर इज गोल्ड। ऑब्वियसली इसका आंसर आप खुद कर सकते हैं, इसका आंसर ऑप्शन डी है कि नॉट ऑल है, इसका मतलब कि एग्जिस्टेंशियल होगा। एग्जिस्टेंशियल के अंदर हम कंजंक्शन लगाते हैं, तो ऑप्शन ए और बी तो एलिमिनेट हो गया। अब कंजंक्शन यहाँ पे भी यहाँ पे भी है, पर आप नेगेशन किस पे लगाओगे, ग्लिटर पे लगाओगे कि गोल्ड पे लगाओगे। तो जो हर चीज़ जो चमके वो सोना नहीं होती, सोना नहीं, ऑब्वियसली गोल्ड नहीं होती। ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, तो गोल्ड पे नेगेशन लगेगा ना, तो ऑब्वियसली ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ट्रुथ वैल्यू बतानी है इन स्टेटमेंट्स की। तो यहाँ पे हमने एक यूनिकनेस क्वांटिफायर का यूज़ किया है जो किसी एक वैल्यू ऑफ एक्स के लिए ट्रू होती है। ओके कि अगर यहाँ पे कोई एक वैल्यू है जिसके लिए एक्स ट्रू है तो क्या कुछ वैल्यू एक्स की ट्रू होगी। और यहाँ पे अगर कोई एक भी वैल्यू है जो एक्स के लिए ट्रू नहीं है बिकॉज नेगेशन है, तो क्या सारी वैल्यू एक्स के लिए ट्रू नहीं होगी। जाहिर सी बात है कि इसका आंसर ट्रू ही होगा, कि अगर कोई एक भी एक्स की वैल्यू ट्रू है तो कुछ वैल्यू ट्रू की होगी। अगर एक वैल्यू मिल गई तो उसमें कुछ ही आ गया ना। और अगर एक भी वैल्यू यहाँ पे ट्रू नहीं है तो कोई भी वैल्यू ट्रू नहीं होगी। ऑब्वियसली इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गया है। ठीक है, ओके, इट्स इट्स लाइक दिस। ओके, हाँ, चलो, सो हम सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी आ गई होगी यहाँ तक। जो भी हमने चीज़ें डिस्कस की, हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए। यू कैन काउंट ऑल्सो स्टूडेंट्स कि क्या क्या हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो दो क्वेश्चन रिपीट हो गए थे तो उसको हम 22 ही काउंट करते हैं कि हमने 22 क्वेश्चन देखो सॉल्व किए आज के सेशन में। अगर आपको मज़ा आया तो प्लीज़ आप इस टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए ताकि आपको इस पर्टिकुलर सेशन का पीडीएफ नोट्स मिल जाए। और साथ ही साथ आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर लीजिए क्योंकि वहाँ पे भी हमारी बहुत सारी फ्री स्पेशल क्लासेस होती हैं। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो गेट 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे कंप्लीट कोर्स को, हमारे न्यू बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो कि कितना अमेजिंग रिजल्ट रहा है अनअकैडमी लर्नर्स का। गेट 2024 में हमारे 7 रैंकर्स हैं जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 सिक्योर किया है। तो अनअकैडमी आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल डिस्काउंट दे रहा है जो 27 अप्रैल तक वैलिड है। इसमें आपको लोएस्ट प्राइस मिल रहा है फॉर द लास्ट टाइम, जिसमें अनअकैडमी का गेट 1 ईयर प्लस सब्सक्रिप्शन आपको 24,000 की जगह 12,000 पे मिल रहा है, फ्लैट 50% का डिस्काउंट यूजिंग द रेफरल कोड हेलो सोनू 01। ओके, तो यहाँ पे अगर आप गेट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप 1 ईयर का प्लस ले जिसका कॉस्ट है अभी 12,000, जो बाद में 24,000 हो जाएगा, जस्ट डबल। और अगर आप गेट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप 2 साल का प्लस ले जिसका कॉस्ट है 40,000, बट अभी आपको 20,000 में मिल जाएगा अगर आप इस रेफरल कोड को अप्लाई करते हैं 27 अप्रैल से पहले।
और 30 अप्रैल से हम न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं, प्रारंभ बैच गेट CSIT के लिए, जिसमें कि मैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का कंप्लीट कोर्स शाम को 6 बजे डेली लाइव लूँगी, जिसमें कि 50 क्लासेस होंगी। और डिजिटल लॉजिक का कंप्लीट कोर्स शाम को 7:30 बजे स्टार्ट होने वाला है, जिसमें कि 35 सेशन है डिजिटल लॉजिक के, जिसकी क्लास डेली शाम को 7:30 बजे होने वाली है। और मेरा डेटा स्ट्रक्चर का कंप्लीट कोर्स भी आने वाला है 13 मई से, तो आप लोग मेक श्योर करें कि वहाँ पे भी मुझे ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है, तो अभी बहुत सारे कोर्सेस आने वाले हैं न्यू अनअकैडमी पे गेट CSIT के लिए। और प्रारंभ बैच आपका बिल्कुल न्यू बैच है, बिल्कुल फ्रेश बैच है। अगर आप एक ऐसा स्टूडेंट है जो अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल स्टार्ट से करना चाहते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, तो यहाँ पर आपके लिए टाइम सही है और सही बैच के साथ आप स्टार्ट करें। और भी मेरे कोर्सेस अभी चल रहे हैं, जैसे सी प्रोग्रामिंग, DBMS, पाइथन, OS ख़त्म हो गया है, तो सी प्रोग्रामिंग डेली लाइव 7:45 बजे होती है, पाइथन डेली लाइव दोपहर 12 बजे और DBMS डेली लाइव शाम को 6 बजे होती है। सैटरडे संडे मेरी कोई क्लास नहीं होती है, ना इसमें और ना इसमें होगी। मंडे टू फ्राइडे अपनी क्लास होती है। और आपको ये भी पता होगा कि मैं हर एक सब्जेक्ट के सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाती हूँ। जैसे अभी मेरा सी प्रोग्रामिंग है, तो सी प्रोग्रामिंग का मैंने अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। क्यों? क्योंकि जैसे ही क्लास होती है उसके तुरंत बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलता है उस व्हाट्सएप ग्रुप में। तो अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो, तो आप यूज़ करें रेफरल कोड हेलो सोनू 01। इससे आपको डिस्काउंट तो मिलेगा ही, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो जाओगे, जहाँ पे डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको मिलेगा और मेरी पर्सनल गाइडेंस भी आपको मिलेगी। तो आपको क्या करना है, गेट परीक्षा डेटा साइंस AI टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फ्री है सब्सक्रिप्शन के साथ। तो जब आप सब्सक्रिप्शन लोगे ना 12,000 का 1 साल का, तो आपको उसमें गेट CSIT डेटा साइंस और प्लेसमेंट इन तीनों एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। और अभी जो मेरा पाइथन और सी प्रोग्रामिंग चल रहा है ना, वो बेसिकली प्लेसमेंट के लिए भी चल रहा है और पाइथन गेट DA के लिए चल रहा है। तो आप लोग चाहे तो तीनों एग्जाम की प्रिपरेशन इतने कम कॉस्ट में 1 साल तक कर सकते हो, 2 साल तक भी कर सकते हो 20,000 में। अब आपको सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है तो मैं आपको बता देती हूँ एक तरीके से कि सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको क्या करना है। तो आपको इस लिंक पे जाना है, ठीक है। इस लिंक पे आप गए, जिसमें कि unacademy.com गोल गेट CSIT सब्सक्रिप्शन प्लान आइकॉनिक रेफरल कोड हेलो सोनू 01 यहाँ पे एम्बेड मैंने कर दिया है। फिर आप प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप चूज़ करोगे, जैसे कि लेट सपोज आप गेट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन चाहिए, जिसमें कि आपको तीनों एग्जाम की तैयारी हो जाएगी इतने कम कॉस्ट में 11,999। और 2 साल का आप देख सकते हो कि 20,000 है ना। अगर आप 1 साल का प्लस लेकर के प्रोसीड टू पे लिखते हो, तो आप देख सकते हो कि आपको टोटल कॉस्ट लग रहा था जो 24,000, वो रेफरल कोड हेलो सोनू 01 से 12,000 का डिस्काउंट मिल गया। और अब आपको सिर्फ 12,000 पे करना है, मतलब 12 मंथ्स 12,000, 1 मंथ का ओनली 1,000। इतना कम कॉस्ट आई थिंक कभी अनअकैडमी पे नहीं हुआ था, और ये लास्ट टाइम है स्टूडेंट्स। तो मेक श्योर करें कि आप सब्सक्रिप्शन जल्दी लें। ये पेमेंट मेथड्स भी है कि आप UPI, EMI, नो कॉस्ट EMI भी ले सकते हैं, आप मंथली पेमेंट भी कर सकते हैं, आप कैश भी पे कर सकते हैं, आप नेट बैंकिंग भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको अनअकैडमी पे देखो प्लस सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, आपको प्लस सब्सक्रिप्शन में सारे एजुकेटर की लाइव क्लासेस मिलती है, प्लस कोर्सेज मिलते हैं, सारे बैचेस का एक्सेस होता है, सारे एजुकेटर का आप डाउट क्लियरिंग सेशन अटेंड कर सकते हो, सारे एजुकेटर की PDF नोट्स मिलते हैं, जो पुराने पुराने एजुकेटर उनका रिकॉर्डेड भी आप देख सकते हो, डाउट क्लियरिंग सेशन, टेस्ट सीरीज, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, और आपको डिजिटल नोट्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये सब प्लस सब्सक्रिप्शन पे है। और आइकॉनिक में प्लस के सारे एडवांटेज है, पर आइकॉनिक में आपको एक्स्ट्रा क्या मिलता है, तो आइकॉनिक में आपको एक्स्ट्रा ये मिलता है कि आप को पर्सनल कोच मिलता है। पर्सनल कोच जो आपको 1 to 1 मेंटर करता है, प्रिंटेड बुक्स मिलते हैं जो आपके घर तक डिलीवर होते हैं, और पर्सनलाइज्ड डाउट सपोर्ट भी मिलता है। तो ये बेनिफिट एक्स्ट्रा है जो आइकॉनिक में, इसलिए इसका थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा है। जैसे 1 ईयर का प्लस ये 18,000 का है, 1 ईयर का आइकॉनिक 18,000 का है, बल्कि प्लस 12,000 का है, तो 6,000 का डिफरेंस है। वैसे ये 26,000 का है, बल्कि प्लस है 20,000 का। तो बहुत ही मिनिमल प्राइस है, मतलब आई डोंट थिंक सो कि स्टूडेंट प्लस की जगह आइकॉनिक लेना चाहिए उनको। बाकी आपकी मर्जी है कि आप प्लस भी ले कम से कम, तो वो तो कम से कम ले, बिकॉज ऑब्वियसली इतना अच्छा प्रिपरेशन आपका हो सकता है कि आप बिलीव नहीं करोगे कि 1 साल में आप में कितना
बड़ा चेंज आने वाला है आपके लाइफ में, आपके करियर में, सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा होने वाला है। तो मेक श्योर करें कि आप जल्दी से सब्सक्रिप्शन लें, क्योंकि ऑफर सिर्फ 27 अप्रैल तक वैलिड है और 30 अप्रैल से अपना न्यू बैच भी स्टार्ट हो रहा है। तो मैं नहीं चाहती कि उस बैच में आपकी कोई क्लास मिस हो। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।